हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, ठीक है ना। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है सेक्शन बी के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेक्शन बी में स्टूडेंट 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2 मार्क्स के, है ना, 2 मार्क्स ईच, ओके। तो मतलब टोटल मार्क्स अगर बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ओके जी, ठीक है। एक बात बता दूं स्टूडेंट, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन, यहाँ जो इस सेट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं अपलोड करूं वीडियो तब आप इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं स्टूडेंट, है ना। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ रहा है जी, इफ यानी फंक्शन सच दैट आर टेंस टू आर, यानी रियल टेंस टू रियल नंबर, ठीक है ना। फंक्शन जो एफ है स्टूडेंट, वो डिफाइंड है रियल से रियल नंबर पर, एंड जी भी एक फंक्शन है स्टूडेंट सच दैट आर टेंस टू आर, वो भी फंक्शन जो डिफाइंड है वो रियल से रियल पे डिफाइंड है। इससे आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, ओके। थोड़ा सा गौर से देखना बस। एफ एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है, रियल से रियल डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दिया, कॉस एक्स, एंड जी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, तब ज्ञात करें जी ओ एफ ऑपरेट ऑन एक्स, है ना। यस, जी ओ एफ फाइंड करना है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कितना आएगा। तो देखिए कितने सिंपल से तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, फंक्शन पे जरूर गौर करिएगा कि फंक्शन हमें दिया क्या, गिवन है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है जी। और एक फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर, यहां पर जी एक्स है तो लिखता है 3x स्क्वायर, जैसा डिफाइंड है आपका, ओके। हम लोग को जो फाइंड करना है वो जी ओ एफ ऑपरेट ऑन एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए जी ओ एफ ऑपरेट ऑन एक्स। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाँ। जी को जी रहने देंगे, ओ के जो यहाँ लिखा हुआ ना ओ, उसके लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्स सबसे पहले इस फंक्शन के लिए आएगा, यानी कि एफ एक्स हो जाएगा, ऐसा करेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। गौर करिएगा, एफ एक्स होगा ना ये, ओके। तो मैंने ब्रैकेट बोला, ओके जी। जी का जी स्टूडेंट एफ एक्स है, और एफ एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है, दिया है ना यहाँ पे, उसे यूज कर लीजिए। यानी एफ एक्स का कितना दिया जी, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पर आपने पुट कर लिया, ठीक है, दिख रहा ना। हाँ, अब देखिएगा जो बात बोल रहा हूँ, बाहर में क्या दिख रहा है जी, तो जी फंक्शन पे गौर करो। जी एक्स दिया तो यहाँ डिफाइंड है फंक्शन 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गया है जी कॉस एक्स, तो हम बोल रहे हैं ना, इसको आप x के जैसा लेकर काम कर लीजिए। जी एक्स जैसा दिया है ना, वैसे आप पुट करो। जी एक्स बोलता है 3x स्क्वायर, ये जी एक्स समझ रहे हैं, 3x स्क्वायर, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो हमने बोला इस पार्ट को x मान लो, तो 3x स्क्वायर यानी cos x को मैंने x बोला था स्क्वायर, है ना। जी एक्स, गौर करना थोड़ा सा इस पे बेस, x की जगह x यहाँ है तो 3x स्क्वायर करा, 3x स्क्वायर करा, तो यहाँ पर जी, अब x की जगह cos x ना किया तो पैटर्न तो हमारा वही रहेगा ना, 3 का 3 लिखा, x के जगह पर cos x केवल यूज कर रहे हैं,
cos x स्क्वायर, क्योंकि बाहर में फंक्शन g है इसीलिए। अगर यहाँ f होता तो f वाले में पुट करते, f वाली कंडीशन में, ठीक है। 3 का 3, ये जो स्क्वायर है इस फंक्शन के लिए है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे दिक्कत कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट, ओके। तो जैसे मैं लिख दूँ, और ये आपने किसका वैल्यू निकाला, GOF x का, दैट इज GOF ऑपरेट ऑन x का वैल्यू बराबर कितना आया, 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। मैंने बहुत सारे GOF FOG है ना, GOG, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वर्मा सेट के क्वेश्चंस का जो दिया था उसका सॉल्यूशन किया है। आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से इसको सेट करके बनाना है, ठीक है। हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा सारा वीडियो, ठीक है ना। FOG GOG सब निकालने वाला प्रोसेस जो है ना, बहुत सारा मैंने उसका सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट आप लिख लीजिए, फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 पे, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रूव दैट, साबित करें, सिद्ध करें, है ना, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू लाने हैं tan इनवर्स 2/9, ठीक है। तो अब हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक LHS का पार्ट होता है, एक RHS का पार्ट होता है ना। तो हम लोग LHS पार्ट लेकर इसे सॉल्व करेंगे, ओके जी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। तो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, tan, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होगा, tan इनवर्स x, दिखेगा जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों फंक्शन जो है वो tan इनवर्स में है। tan इनवर्स x अलग एंगल और ये tan इनवर्स y दूसरा अलग एंगल होगा। तो हम लोग इसको सेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स पहले x का वैल्यू प्लस फिर y का वैल्यू बटा 1 माइनस x इंटू वाई, दोनों का, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में सेट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x मतलब 1/7 यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, प्लस y मतलब 1/13 बटा 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 1/7 और 1/13, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा साइड में करके, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, हम दिखा देंगे कि अच्छा रहेगा कि ये फार्मूला मैंने ऐसा फार्मूला को इस तरह के फंक्शन को इस तरह सेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा एक्सप्रेस किया है। बस हो यार ना, ये आप बिल्कुल सीधा लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और साइड में लिखेंगे, ये यूज किया मैंने, ओके जी। tan इनवर्स, अब 7 और 13 का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 13 का एलसीएम, 7 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 91, हाँ 91 आ गया। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 91 में तो कितना आएगा, 13। जब 13 आएगा तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के 13, 13 1 13 प्लस, ये सब आप जानते हैं स्टूडेंट, है ना। 13 को 91 में डिवाइड करो तो 13 से 91, 7 आएगा, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 1 7, बट ऊपर वाले मैंने सेट कर रखा, ठीक। यहाँ देखिए 13 से 91 आएगा, है ना। तो 91 फिर यहाँ पर घटने के वास्ते आएगा, पहले लिख लेता हूँ, 91 दिख रहा, हाँ देखिए 91, हाँ 13 से 91, 91 यहाँ पर आ जाएगा, 91 माइनस 1 इंटू 1, थोड़ा सा आपको गौर करके देखना है, ओके। ऐसा हो गया, नीचे वाला पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। ये देखिए 91 से 91 कट जाएगा, ठीक। तो बचे क्या स्टूडेंट,
tan इनवर्स 13 और 7 कितने हुए 20, 20 बटा 91 में से 1 घटेगा तो 90 बचेगा, है ना जी। अब देखो यहाँ कट रहा है कुछ, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि फाइनली बचेगा आपको tan इनवर्स 2/9। और ये tan इनवर्स 2/9 ही तो लाना था RHS में, देख लीजिए, ठीक है ना। दैट इज इसको लिख सकते हैं RHS, RHS, ओके, दिखता नहीं है, हाँ ठीक है, RHS। तो आप हेंस में लिखेंगे, इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ नीचे लिख देता हूँ, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके जी। ये आप इस तरह दिखा देंगे, प्रूफ्ड, ठीक है। तो फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, हाँ ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, सही बना सकते हैं। ओके जी, आप इसे फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए कितना सिंपल सा दिया, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर वैल्यू दिया हुआ है -2 4 5 और बी इज इक्वल टू दिया 1 3 -6। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी करके, आपसे बोल रहा है फाइंड करिए ए डॉट बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स को डॉट जो है वो कैसे प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, ए डॉट बी, यही तो फाइंड करना है ना, लिख लिया मैंने। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिखिए -2 4 5 डॉट इनटू, मतलब बी का वैल्यू कितना 1 3 -6, ओके, एकदम आराम से समझना। पहले इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, ऑर्डर यानी इसमें कितने रो और कितने कॉलम है उसे लिख लीजिएगा। तो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितने, एक ही, है ना, जानते हैं ना, इस तरह के काउंट करते हैं रो, है ना, और इस तरह से काउंट करते हैं कॉलम, ठीक है। तो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। अच्छा इसकी बात करिए, पहले रो है ना, ठीक है ना, तो एक ही रो आएगा, इनटू कॉलम देखो 1 2 3, ठीक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। हाँ तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जो है वो इक्वल है, ये देखिए इक्वल है ये, ठीक है ना। तो इसके प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, मतलब प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट होंगे, हो सकते क्या होंगे, ठीक है ना, ठीक। तो अब गुणा कैसे करेंगे सर, ये तो बात सत्य हो गया कि प्रोडक्ट होगा, लेकिन मैंने ऐसी आपको बता दिया कि ऐसा चेक कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, मैट्रिक्स वाला फर्स्ट जो रहता है ना, इसका रो लेते हैं और दूसरे वाले के साथ कॉलम में चले जाते हैं, ऐसे रो से कॉलम में। तो देखो डायरेक्शन समझ ना, रो से कॉलम में, ठीक है। तो -2 किसके साथ, 1 के साथ, तो -2 इंटू 1 कितने हो गए, -2। न इसके आगे एलिमेंट यहां पर है न इसके नीचे एलिमेंट, ये हो गया, ठीक है ना। 2 का इसके साथ हो चुका है, 2 का इसके साथ हो चुका है। अब यही वाला जो है इसके साथ भी आएगा, ओके, समझ में आता रहा स्टूडेंट। -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -6, -6 स्पेस लेकर लिखेंगे क्योंकि मैं दूसरा स्टेप पे आ चुका हूं, ठीक है जी। फिर यही वाला इसके साथ आ जाएगा, ओके। चलो -2 को -6 से गुना करोगे तो प्लस का 12, ठीक है, हाँ। अच्छा ये तो मैंने एक ही एलिमेंट से किया, अब दूसरा एलिमेंट उसी तरह से आएगा जी, जैसा फर्स्ट आपने किया ना, सेकंड भी उसी तरह से आराम से। तो 4 1 जा 4, 4 1 4 आ जाएगा, ये हो गया। 4 3 जा 12, 4 3 के 12, ये भी हो गया। 4 को -6 के साथ -24। अब ये तो हो गया, अब इसकी भी कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 1 के 5, 5 3 के 15,
फिर ये भी इसी तरह से -30। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई गलत किया है या सही, इसको मैं मिटा दूं यार, ये मैंने समझाने के वास्ते आपको बताया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं दिखाना। ये आपने गुना सही किया या गलत, इसकी भी पहचान कर सकते हैं स्टूडेंट। ये तो आपको बताया कि गुना करने की शर्तें ये थी कि पहला का लास्ट वाला और दूसरा वाला फर्स्ट का, यानी कि रो, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, गुना होगा। गुना तो कर लिया। हाँ, अब देखो गुना सही हुआ या गलत, इसकी भी पहचान कर सकते हैं। जो यहाँ पर बचता है, यहाँ इसका लास्ट, वही ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना 3। तो आप ये गौर करो, यहाँ पे देखो, आप यहाँ गौर करो, इसमें 3 रो है कि नहीं, 1 2 3, यस 3, कॉलम 3 होना चाहिए, 1 2 3, यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो रेडी होकर आना चाहिए प्रोडक्ट, वो आपने सही किया है। बात समझ में आया? ठीक है ना, तो आप इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ओके जी, तो फटाफट आप इसे लिख लीजिए, मैंने बता दिया इसको अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए y बराबर दिया हुआ स्टूडेंट 5 बटा x के रेज टू द पावर 5। देन फाइंड करने बोल रहा है dy/dx के वैल्यू, यानी डिफरेंशिएशन वैल्यू आपको फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख लेंगे कि y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया है 5 के पावर x बटा x के पावर 5। तो इसका एक रूल आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और मान लीजिए फंक्शन जो है बटे में है u/v करके, ऊपर वाले फंक्शन को u और नीचे वाले फंक्शन को आपने v माना, ऐसा सेट किया। ओके, तो इसको लिखते हैं किस तरह से, तो इसको लिखते हैं v का स्क्वायर v, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन माइनस फिर u डिफरेंशिएशन ऑफ v फंक्शन। ठीक है, दिखता ही नहीं है। हाँ ठीक है, u/v फंक्शन जाता है ना, इसको हम लोग इस तरह से सेट करते हैं। ठीक, चलिए अब इसको यहाँ पर गौर करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो d/dx, इधर y है y लिख दो, इधर भी लिख दो d/dx 5 के पावर x बटा x के पावर 5। आपने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आज फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो d/dx इधर भी फंक्शन में लगाया बराबर d/dx इसमें भी लगा लिया आपने। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर, चलिए ये आपका u है, जैसे यहाँ ये आपका v है। ओके, आराम से सेट करना, जल्दीबाजी बिल्कुल कभी ना करें। तो v² यानी कि ये है हमारा x के पावर 5, इसका स्क्वायर। ठीक, फिर v यानी x के पावर 5 d/dx u है ना, तो किसको बोला था हम लोगों ने, 5 के पावर x को, माइनस u बोलिए कौन है, 5 के पावर x, d/dx भी x के पावर 5। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने इस तरह से सेट कर लिया होगा। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप जब ऐसा सेट कर लिए हैं तो बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इसका वैल्यूज क्या होता है उसे लिखना है बस। ओके, तो थोड़ा सा मैं ये कर लूँ, इसके बाद दिखेगा आपको। देखिए जिसमें dy/dx लगा उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो इसके भी एक फॉर्मूला सीख लीजिए, आप जानते भी होंगे, इधर मैं रफली बता रहा हूँ। ओके, d/dx अगर a⁻x होता है इस फॉर्म में, a हमारा कोई नंबर होगा जो x से बड़ा होगा, मतलब 2 3 4 उसके पावर x। ओके, तो इसका होता है जी a के पावर x, वही है ना, a के पावर x, तो a के पावर x इंटू
log a, ठीक है ना। a के पावर x वही होगा इंटू log a, ये जो a होगा वही है, ठीक। हाँ, ये x के पावर 5 उसी तरह से रह गया। a के पावर x का पैटर्न इस पर लगा लीजिए, तो पहली बात कि 5 के पावर x वही रहेगा log 5, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 5 के पावर x वही रह गया क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखा हुआ है, जैसा है वैसे ही रहने दिया, इनटू, अब देखिए यहाँ x के पावर 5 है, तो इसका भी फॉर्मूला आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए x के पावर n है, सुनिए n की जगह 2 3 4 1 है ना, कुछ भी हो सकता है, तो इसको ऐसा सेट करते हैं n x के पावर n माइनस 1, यहाँ देखो x के पावर 5 है, तो इसको सेट करो 5 x 5 माइनस 1, ठीक है जी, बटा, ये तो बटा का बटा लिख दिया आपने, ये स्क्वायर है तो x के पावर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो थोड़ा सा और ये कर दो, dy बटा dx बराबर x के पावर 5 5 के पावर x log 5 माइनस 5 के पावर x इंटू 5x के पावर 4, 5 का 5 x के पावर 5 में से घटेगा 4, ठीक है ना, बटा x के पावर 10। आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर और इसको आप सोल्व करना चाहते हैं, देखिए इसको कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आप इतना लिखिए ना, थोड़ा सा आप आंसर इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन इसके आगे अभी आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए पहले आप, ठीक है, उसके बाद हम आगे और पढ़ते हैं, अगर और अच्छा लिखना चाहते हो। देखिए आपने यहाँ तक लिख लिया था, ठीक है, अगर यहाँ तक आंसर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इससे आगे लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर x के पावर 5 है, यहाँ भी x के पावर 4 है, तो हम x के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ बचेगा x 5 के पावर x log 5 माइनस यहाँ पर 5 के पावर x इंटू 5 बटा x के पावर 10। देखो कुछ कट रहा है, ये 6 बचेगा, 4 है यहाँ पर 10 है, तो पावर कट जाएगा ना, 4 यहाँ 10 है तो घट जाएगा, ठीक है ना, ओके। आप इसको जानते भी होंगे किस तरह से मैंने घटाया, है ना, कुछ ज़्यादा मैं समझूँ कि आप समझ रहे हैं, ठीक है, चलो इतना भी तो समझ रहे होंगे यार। x 5 के पावर x log 5 माइनस 5 के पावर x इंटू 5, इसका बेस सेम पावर जोड़ सकते हैं, x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप आंसर अगर वहां नहीं लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर यहाँ तक लिख सकते हैं, समझे बात को, ठीक है, यहाँ पे आंसर आप अच्छा हो जाएगा, ओके जी, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है 44 में और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो और वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ओके, फटाफट आप इसे लिख लीजिए। 44 का और का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लिखा है x³ प्लस 10x, और फाइंड करने बोल रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन d2y बाय dx2, ठीक है जी। आपने फंक्शन को लिख लिया, कैसा फंक्शन दिया, डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी लिख लीजिए डी बाई डी एक्स, इस पूरे फंक्शन के लिए x³ प्लस 10x, है ना स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे सारे फंक्शन के लिए, यानी कि आज चला जाएगा डी बाई डी एक्स x³
प्लस डी वाई डी एक्स टेन एक्स। ओके जी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए x का क्यू है, अभी मैंने x की पावर n वाला फॉर्मूला बताया था आपको, उसी तरह इसको सेट करिए, 3x 3 माइनस 1, हाँ, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर x, कितना, सेक स्क्वायर x। ओके, तो सेक स्क्वायर x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिला 3 में से घटाए तो 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये एक बार हुआ है, लेकिन हम लोग को जो फाइंड करना है वो 2 बार है ना, इसलिए हाँ देखिएगा अच्छा से। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट को डी वाई बाई डी एक्स को बराबर, इधर भी डी बटा डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स को, है ना, ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है ना, आपको दिखेगा भी नहीं, लिख दूंगा तो आप इतना तक लिखो, है ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे देखिए, आपने यहाँ तक लिख लिया था, है ना जी, लिख लिया था आपने। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इसे किसी एक पार्ट को डिफरेंशिएट कर चुके हैं और उसको दोबारा करेंगे ना, तो इसको लिखेंगे ऐसा d2y बटा dx2, इस तरह से। ओके, इस तरह से लिखेंगे बराबर। चलो इसको लिख लेते हैं, d बटा डी एक्स 3x स्क्वायर डी बटा डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, दोनों के लिए हो गया। 3 तो कोई दिक्कत नहीं, तो कांस्टेंट है, रहेगा इसी तरह से। अकेला कांस्टेंट रहता, केवल कांस्टेंट रहता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट इसी तरह से रह जाएगा। अब रही बात एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना हो जाएगा 2x2 माइनस 1। ओके, प्लस इसका करिए सेक स्क्वायर एक्स, तो आप चेन रूल जानते होंगे स्टूडेंट, हाँ देखिए, पहले पावर कितने हैं 2 सेक, इसको समझ लीजिए x के रूप में काम कर लीजिए, चलिए ऐसा समझते हैं, x ये मेरा क्या है x। ओके, तो x स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पहले पावर 2x 2 माइनस 1। ओके, फिर क्या करते हैं, फिर फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएशन सेक एक्स को, ये तो पावर को समझकर मैंने ऐसा किया, एक्स समझकर, क्या एक्स था, नहीं एक्स नहीं था, सेक एक्स है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मैंने डिफरेंशिएशन जो है वो बताया है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, फाइनली कितना मिलेगा 6x तो से कटेगा 1, ठीक है, प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, तो 6x प्लस 2 ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका d2y बाय dx2 बराबर d2y बाय dx2, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा गौर करके समझिए, इसको मैं शॉर्टकट लिख सकता था, लेकिन आपको ऐसा चाहा कि इसको समझाए, हाँ ना, समझकर काम करे। ये पूरे पार्ट को x जैसा ट्रीट किया, x का स्क्वायर तो 2x होता है 2 माइनस 1, ऐसा किया, लेकिन एक्चुअली में x नहीं था, सेक था ना, तो सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक का हो जाएगा सेक x इंटू 10x। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बिल्कुल ये मिलेगा। ओके ना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, आप इसे लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 45। लिखा है स्टूडेंट, इवैल्यूएट, मान ज्ञात करें, हाँ, 0 से π/4 डिफिनिट इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ, इंटीग्रेशन 0 से π/4
सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसी को सॉल्व करना है ना। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फंक्शन जो यहाँ दिया रहता है ना उसका इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है ना। उसको पहले इंटीग्रेशन करना सोचना चाहिए, ओके। उसके बाद इस लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है स्टूडेंट 10x होता है। क्या होता है? 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। हो गया इसका। अब उसके बाद 0 से π/4 इसको सेट कर लिया। नीचे लिमिट, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट 4 π/4। अब क्या करना, पहले x की जगह पर π/4 यहाँ पुट होगा, ओके। π/4 यहाँ पुट करिए, 10 π/4 माइनस, उसके बाद लिखेंगे जब 0 वाला काम करना सोचेंगे, लोअर लिमिट का 10 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ, तो 10 π/4 का वैल्यू 1 माइनस 10 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1 में 0 कटेगा, फाइनली 1 मिला, है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन दिया हुआ जी लोअर लिमिट ई दिया है और अपर लिमिट ई स्क्वायर दिया हुआ है 1/x log x, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज 7.2 आपका वॉल्यूम 2 के इंटीग्रेशन वाले बुक में आपको बताया था 1/x log x का इंटीग्रेशन, बताया था कि नहीं बताया था, है ना। ये आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ लिमिट दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से आप बनाओगे, सिंपल, ठीक, ओके। तो आप इसे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, स्क्वायर है 1/x log x dx, यही ना क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप देखो, गौर करना, सुनना अच्छा से। आप यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन देख रहे हैं जिसका मतलब डिफरेंशिएशन मौजूद है। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखिए 1/x मौजूद है ना। तो यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसलिए इसे लेट करके बना लेंगे। क्या करेंगे? लेट करके बनाएंगे। लेट log x बराबर t। अब इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x बराबर dt/dx, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये log x का तो 1/x हो जाएगा। ये क्या लिखा है? dt/dx। ये dx को इधर लेकर आ जाइए, बराबर dt। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, दूसरी बात ध्यान सुनना, जब ये लिमिट दिया होता है ना, लिमिट दिया होता है और हम लोग लेट करके कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। चेंज करेंगे, ओके, चेंज करेंगे, ओके। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब फंक्शन जो था वो x के बेस पर था, ठीक है ना, x के रूप में था मतलब। तो सबसे पहले e जो है ना, यहाँ x की जगह पुट करेंगे, वेन x बराबर e, ये देखिए लिमिट है ना, यहाँ रखेंगे जो फंक्शन है e, वेन लिखा मैंने x बराबर e, यहाँ रखिए। तो log e बराबर t हो जाएगा। गौर करो स्टूडेंट, हाँ, हमने क्या बोला, x के जगह पर, ये x है ना, x जगह पर इसका वैल्यू पहले पुट करिए, तो log e हो जाएगा बराबर t, तो t, यानी कि log e की वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1 बराबर t, ओके। अच्छा, दूसरी बात, वेन, अब रख रहे ई स्क्वायर यहीं पे x की जगह पे, वेन x बराबर ई स्क्वायर रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा log
x जगह पर कितना रख रहे हैं, ई स्क्वायर बराबर कितना, टी। ठीक है, थोड़ा सा आपको आराम से देखने की जरूरत है ना, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल मत। ओके, इस पर सोचिएगा, आपका बिल्कुल काम करेगा। हमने बोला एक जगह पर ये आप रखा तो ये स्क्वायर रखा तो ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पावर है तो पावर को पहले लिख सकते हैं 2 log e पावर, है ना, ये फार्मूला जानते होंगे स्टूडेंट, log m के पावर n। तो n हम क्या करते थे, पहले लिखते थे n log m, याद करो मैंने बताया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये 2 log e हो जाएगा बराबर 1, सॉरी बराबर टी है ना यार। और log e का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 2 इंटू 1 बराबर टी, 2 बराबर टी। ठीक है, ये आपको बड़े करके आपको बता दिया कि देखो ये सब वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट यूज करता ना तो आप बोलते कहाँ से आ गया सब वैल्यू। तो इसलिए मैंने जो लिमिट था उसको यहाँ पर लेट किया, वो वैल्यू पुट करके आपको बताया कि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू रखेंगे तो टी में क्या आ जाएगा, टी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, उसको मैंने बताया है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ दिख रहा है ना जी। हाँ, इसलिए इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आपने लिखा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जब ई था तो ई का वैल्यू चेंज होकर कितना आया, टी के रूप में 1, और जब ई स्क्वायर था तो ई स्क्वायर मैंने जब पुट किया तो टी में कितना आया 2। ठीक, अब इस पर फंक्शन पे आ जाइए, log x को आपने क्या माना था, टी माना था, तो यहां पर पुट करो टी। बाकी जो बचा हुआ है 1/x और dx, 1/x और dx को सेट करना, इसी को सेट करना है। तो 1/x और dx बराबर कितने हैं, dt, तो dt लिख लीजिए। ओके, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए स्टूडेंट, है ना, एक्सरसाइज आप 7.2 में पढ़ना है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। उसी मेथड को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं इसलिए टाइम देकर आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, है ना, मैक्सिमम समझ में आ जाए। ठीक है, आपने ऐसा सेट किया, अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t यानी 1/x का फॉर्म, 1/x क्या होता है log x, तो 1/t क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा स्टूडेंट log t। अब तो ये कर सकते हैं ना, अब अच्छे से देखो, ये log t हो गया, लिमिट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करिए, log 2 माइनस log 1, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा फाइनली। आप ये भी जानते होंगे log m माइनस log n रहता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग log m/n, है ना, लिखते हैं ना स्टूडेंट। तो आप इसे लिख लेंगे log 2/1, और 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो log 2 ही ना मिलेगा यार, है ना, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, log 2। ठीक है, हम लोग यहीं पर काम कर सकते थे, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो इसे हटा भी कर सकते थे, हटा देते, इसलिए मैंने आपको नहीं ऐसे किया कि आपको बाई प्रोसेस बताऊं मेथड के रूप में। तो चलिए इसे आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। ओके, देखिए लिखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सब समझना, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, देखिए गौर से, हाँ ठीक है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वही फॉर्म है, dy/dx पी वाई, पी की जगह पर कितना -1,
बराबर क्यू, क्यू की जगह कितना है 1 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। ठीक है, दैट इज लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म, है ना। ये जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। वेयर जहां पर ये डी वाई डी एक्स तो मैच करा, डी वाई डी एक्स मैच करा, वाई वाई मैच करा, यहाँ पर -1 कुछ नहीं तो यहाँ देखो माइनस है, तो p की जगह पर वेयर p बराबर -1। थोड़ा सा प्यार से देखो स्टूडेंट, ओके। q बराबर, देखो बराबर किधर 1 है, बराबर किधर q है, तो q बराबर 1। आपने ऐसा कर लिया, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको कैसा बनाते हैं, है ना। ऐसा लिख लिया आपने, वेयर p इतना और q इतना। तो इसका IF निकालते हैं सबसे पहले, इंटीग्रल फैक्टर, है ना। क्या निकालते हैं, IF इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। तो हाँ अब ठीक है, IF निकालने का फार्मूला स्टूडेंट e रेज़ टू द पावर p dx, इसका फार्मूला ये है, e रेज़ टू द पावर p का वैल्यू -1 dx, ओके जी। e रेशियो दी पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x, आपका हो गया, यानी IF वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है ना, वो किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो आपने ये लिखा, अब लिख लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वहां तक आपने लिख लिया था स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो लिखना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का जो मैंने ये बताया था, p डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये सिस्टम ये होता है। उसको सॉल्यूशन इसी फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा सेट करेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कर लो आराम से, y इंटू अभी जस्ट आई एफ का वैल्यू निकाले थे, e रेज़ टू द पावर -x, है ना। q का वैल्यू कितना आया था 1, आई एफ का वैल्यू कितना -x, e रेज़ टू -x dx, y e रेज़ टू पावर -x बराबर 1 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e -x dx, ओके। अब बस इसका इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस कोफिशिएंट -1 है तो बटे में -1 आएगा प्लस c, ठीक है। देखना अच्छा से, तो y e रेज़ टू पावर -x बराबर -e रेज़ टू पावर -x प्लस c, ये हो गया। ex से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो -e-x बटा में ये लगा दीजिए, e-x प्लस c बटा, ध्यान से देखना स्टूडेंट, कोई जल्दीबाजी ना, हड़बड़ाना मत। ये जो सॉल्यूशन हो चुका है, ये आप आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके। लेकिन और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ex इधर डिवाइड मार दो, बटे में चला जाएगा, कट जाएगा, और ये पार्ट ऊपर चल के प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर कट गया तो कितना बचा -1 प्लस c का c, ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, दिख रहा है, हाँ। अब और अच्छा से लिख सकते हो तो माइनस इधर लेके आ जाओ, y प्लस 1 बराबर c e x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे जो है अच्छे से लिख लीजिए, ये क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है स्टूडेंट, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज का। तो ठीक है, आप इसे लिख लीजिए,
आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 48। ओके, देखिए इसे बोलता है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस के ऑन द वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k, यानी इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है ना, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। यानी ये वेक्टर जो है प्रोजेक्शन जो है, ये वेक्टर प्रोजेक्शन है बी वेक्टर पर। देखिए किस तरह से बनाएंगे आप। पहले वेक्टर को ए वेक्टर मान लीजिए, बी वेक्टर बराबर इसको मान लीजिए 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है, मान लिया। इसलिए ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, इसलिए है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्योंकि इसको ए वेक्टर इस पर निकालना है ना। ठीक है ना, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर, गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका होता है फार्मूला जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, जिस पर बोलता है ना उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बराबर ए का वैल्यू कितना, i माइनस 2j प्लस के डॉट बी का कितना 4i माइनस 4j, दिख रहा स्टूडेंट, फोर आई माइनस 4j प्लस 7k बटा बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को किस तरह निकालते हैं, रूट ओवर करके, बी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था कि किस तरह डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई वाले नंबर को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला को जे के साथ, के वाले को के के साथ, बस 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 को -4 से करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, 1 को 7 से करेंगे तो प्लस 7 बटा रूट ओवर 16 प्लस 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ लीजिए, 8 और 7 कितने हो गए, 15 और 4 19 बटा, देख हाँ, अब इसको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 81 रूट ओवर 81। ठीक है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे नीचे लिखिएगा, हाँ 19 बटा 81 का हो जाएगा 9 है, 9 81, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि यहीं पे लिख देते हैं ना यार, 19 बटा 9 आंसर। ठीक है, हाँ, तो ये प्रोजेक्शन आपका हो जाएगा। फटाफट इसको लिख लीजिए, आप अच्छे से लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे, 49। देखिए सिंपल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ 0.4। यस, देन फाइंड करने बोल रहा है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, बताया ना मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या चाहिए बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, दिख रहा है यार, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हमें तो ए मालूम है, दिया है, बी मालूम है, ये भी दिया है, लेकिन ये दिया है नहीं दिया है, ये वाला वैल्यू। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे।
पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका इंटरसेक्शन का, ठीक है ना, तो उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज इधर सॉल्यूशन करेंगे, बोलेंगे सिंस, लिखते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, बी बराबर 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर 0.4, ये सब दिया हुआ था, आपने लिख लिया। ओके, तो अब क्या करने वाले, क्या सिंपल सी बात है, हम लोग इसका प्रॉपर्टी फार्मूला जानते हैं, ये इसका प्रोबेबिलिटी बी बाई ए बराबर क्या होता है, मैंने बताया स्टूडेंट, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ओके बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, बैठाइए, सबका वैल्यू भी यूज कर लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना है 0.4, अच्छा से देखना स्टूडेंट, इसका वैल्यू तो मालूम नहीं, अच्छा इसको बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, बात एक ही है। ओके हाँ, तभी मैं लिखता हूँ वही बात, चलो कोई दिक्कत ना हो आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, इधर इधर लेकर आ जाइए, 0.4 इंटू 0.8 बराबर बी इंटरसेक्शन ए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 32 यानी कि 0.32 आ जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए, और इसे लिख सकते हैं 0.32 बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, एक ही बात है। ओके ठीक है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आप यहाँ तक कर लिए है ना। अब इसके बाद जो है ध्यान से देखेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालेंगे, थोड़ा देखना अच्छा से, ये सब पहलू मालूम हो चुका है। अब हम पर आते हैं इधर, बराबर, तो इसके होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यही ना वैल्यू फाइंड करना था स्टूडेंट। हाँ तो लिख दिया इस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आप यूज करो 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू यूज करो 0.5 0.5 माइनस इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे 0.32, तो इसको जोड़ेंगे 8 5 13 ना 1.3 माइनस 0.32, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10 में से 2 कटेगा 8, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 यानी 0.98 आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए घटाया किस तरह से, देख लीजिए 1.3 है, 0.32 घटाना है, तो इधर नहीं है कुछ नंबर तो 0 ले लिया, तो इधर एक आ गया इसके पास 10 आ गया, 10 में से 2 घटे 8, यहाँ बचा 2 बचा, एक यहाँ से आ गया 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9, 0.98, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल आप जानते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, तो आपका आंसर सही है, ठीक है जी। तो फटाफट आप इसे लिख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। ओके देखिए बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट, हाँ ठीक है, तो आप इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है इफ़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, इफ़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2, देन बोल रहा है देन फाइंड, तब आप ज्ञात करें वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन के अंदर सिंपल सा तरीके से लिख सकते हैं, कार्टेशियन दिया हुआ है और वेक्टर लिखना है।
ओके जी, तो सोल्यूशन हम लिखेंगे द गिवन लाइन इक्वेशन आर, ये लाइन इक्वेशन दिया हुआ ना स्टूडेंट, है ना, लाइन इक्वेशन x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7। अब इस लाइन इक्वेशन पर गौर करो। इस लाइन इक्वेशन में ये जो पॉइंट होते हैं वो पासिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट। और ये जो नीचे वाला होता है नंबर, वो पैरेलल पॉइंट होते हैं या डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यही ना होते हैं जी। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। द गिवन लाइन इक्वेशन आर, ये लिखा दिस सो दैट है ना, दिस सो दैट लाइन पासेस थ्रू, देखिए यहाँ पर कितना 5, इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, है ना 5, फिर कितना, अरे उधर नहीं दिखेगा यार आपको, यहाँ कितना हो जाएगा -4। अच्छा, इसको ए नाम दे दीजिए, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 6। इस तरह के दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से बनाना, ओके। एंड पैरेलल लिख देते हैं ना, पैरेलल टू, ये जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ओके, इसको पैरेलल टू बोल सकते हैं बी वेक्टर 3i प्लस 7j, ये 3 हो गया, 3i हो गया, 7j प्लस 2k। ठीक है, जब आपको 3D पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था मैंने कि ये जो लाइन होते हैं इक्वेशन में, ये होते हैं पासिंग पॉइंट स्टूडेंट, है ना, और ये होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो, यानी कि उसे पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो, ओके, पैरेलल पॉइंट भी हो सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ये तो मैंने बोला पासिंग पॉइंट है, ये पैरेलल पॉइंट है सपोज्ड, ओके, हो गया। लेकिन वेक्टर का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो वेक्टर इक्वेशन का जो है ना, इसका फॉर्म होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या आर वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, जैसे जिस नाम से बोलोगे उस नाम से उस फॉर्म में होगा, है ना, ओके। तो आपने इतना कर लिया, अब अच्छे से देखना, ओके। दैट इज, ये तो बी वेक्टर मालूम हो गया, ये पॉइंट है ना पासिंग पॉइंट, उसको पोजीशन में लिख लेते हैं। दैट इज पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर, हाँ यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ना उसको पोजीशन में लिख रहे हैं, ए वेक्टर बराबर, तो इसको पोजीशन में लिख लीजिए। पोजीशन मतलब i j k में लिखना, ओके, 5i माइनस 4j प्लस 6k, ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हो गया। तो इसलिए वेक्टर इक्वेशन अभी जस्ट बोला था कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर स्टूडेंट कितना है? 5i माइनस 4j प्लस 6k। देखो, अरे यार इधर दिखता ही नहीं, हाँ सेट हो गया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है? 3i प्लस 7j प्लस 2k। ओके जी, तो ये आपका आर वेक्टर बराबर आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो थोड़े अच्छे से लिखेंगे, है ना, मेरे पास इधर स्पेस पूरा बड़ा बोर्ड नहीं है, इसी वास्ते मेरे को इधर थोड़ा ये करना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके जी। तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आप
इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें। थैंक यू जी, मेहनत करते रहें आप। ओके।